साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग 18 में वर्णित आपात उपबंध एवं उसके मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। आज सबसे पहले समझेंगे कि आखिर आपात उपबंध होता क्या है और इसका मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो जब आपात उपबंध लागू होते हैं हमारे देश में तो समग्र चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपात उपबंध का मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करेंगे। हालांकि आपात उपबंध से संबंधित हमने वीडियो अलग से बना रखे हैं, परंतु यहाँ पे मैं सिर्फ मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों को वर्णित करूँगा। साथ ही बीच बीच में बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, आपात उपबंध से संबंधित प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके ग्रुप बी के परीक्षाओं में इससे विश्लेषण युक्त या विश्लेषण के तरीके से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके जो जानकारी है उसके स्पष्ट समझ के आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा जल्दी प्रश्न लोग नहीं पूछते हैं, खास करके आयोग वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें सीधा नहीं रहता है, आपको पूरा समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये आपात होता क्या, आपात का उपबंध क्यों किया गया और कहाँ से लाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में राष्ट्रीय आपात की परिकल्पना की गई थी, अर्थात एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई थी जब देश में आपात होगी तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। उसी के अवशेष को उठा करके झाड़ पोंछ कर करके भारत के जो संविधान सभा थे उसने इसको रखा और वर्तमान में यदि देखा जाए तो वर्तमान में यह भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। हमने देखिए इसके कुछ डाटाओं को रख रखा है। पहला क्या है, भारत में कुल 3 प्रकार के आपात उपबंध का प्रावधान। हमने क्या पहले बोला आपको कि भारत में आपात उपबंध है और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाया गया है, झाड़ पोंछ करके उसी को बना दिया गया है। हालांकि पूरी तरह से वो नहीं, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए, लेकिन वो सुधार उसी समय नहीं, कालांतर में भी किए गए। बीच में अब मैं बताते चलूँगा कि कहाँ पर इसमें कैसे सुधार किया गया। राष्ट्रीय आपात की जो परिकल्पना है हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए की है कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें एक जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, समर्थता होती है, उसको एक जगह रखा जाए तो और उस विशेष परिस्थिति से निपटा जाए। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपात उपबंध को संविधान में रखा गया है। एक नवोदित राष्ट्र के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ होती है। हालांकि इस राष्ट्रीय आपात पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी होना चाहिए और कालांतर में इसी नियंत्रण को बढ़ाया गया। तो देखिए, सबसे पहले हमारे देश में 3 प्रकार के आपात का उपबंध है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यों में आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपात। अपने देश में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगी है। राष्ट्रपति शासन आप देखे हैं, समझे हैं कि जब जिसको जैसे मन होता था पहले लगा दिया करते थे। हालांकि आज भी उसके जो क्या कहते हैं लगाने के तरीके हैं या जो राष्ट्रपति शासन जो लगाए जाते हैं राज्यों में, एक तरह से ये माना जाता है कि केंद्र के हाथ में दिया गया वो चाबुक है जिसके सहारे वो किसी भी राज्य सरकार को प्रभावित कर सकती है। हालांकि होता नहीं है बहुत ऐसा। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360, यानी कि अपने देश में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। देखिए, आपात उपबंध भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और वर्तमान में यह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। परीक्षाओं में आपसे यही पूछेगा कि जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं या जो 1 नंबर की जो परीक्षाएं होती हैं ग्रुप सी की, तो उसमें पूछ सकता है कि संविधान के किस भाग में आपात का उपबंध किया गया है। तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक। अब देखिए, राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये 3 तरह के आपात है। आज जो हम वर्णन करेंगे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपात के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि यह कैसे लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और जब ये लगता है तो क्या क्या प्रावधान करने पड़ते हैं और जब ये लग जाएगा तो मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगते हैं तो उसके संसद पर प्रभाव,
विधायिका पर प्रभाव, कार्यपालिका के पर प्रभाव, उसकी वर्णन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो राष्ट्रीय आपात होती है किस प्रकार की होती है और इसको कैसे लाया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 352 यह उद्घोषित करता है कि जब राष्ट्रपति को लगे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत के किसी भाग की सुरक्षा या संपूर्ण भारत की सुरक्षा खतरे में है या खतरा आने वाली, हालांकि ये जो आने वाली व्यवस्था है वो बाद में जोड़ी गई। और वो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आसन्न खतरे को भी रखा गया। यानी पहले यह था कि जब खतरा आएगा तब देखेंगे, लेकिन नहीं, बाद में माना गया कि हो सकता है कि आने वाली, तो क्या समस्या आ जाएगी तब निराकरण करेंगे? नहीं, समस्या के निराकरण, जब समस्या आएगी उससे पहले भी हम निराकरण कर सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति यह है कि जब राष्ट्रपति को लगता है, याद रखिए मैं वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ, वर्तमान स्थिति है कि जब राष्ट्रपति को लगे कि खतरा आने वाली है या खतरा आ रही है, खतरा कैसा? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है वो जनता पार्टी की सरकार ने बाद में इसको जोड़ा था। पहले आंतरिक गड़बड़ी थी। आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला था। कन्फ्यूजन इसको ऐसे मान के चलिए कि हो सकता है कि भारत देश में कहीं पर कोई आंतरिक गड़बड़ी हो रही है। उस स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यदि आपात घोषित होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कालांतर में बदला गया और एक चीज़ और था कि जो भारत में आपात लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगी थी। हालांकि आप विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल देखते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, विभिन्न राजनेताओं की बातें सुनते होंगे, तो उसमें बहुत सारे लोग आपको आपातकाल के विरोध में बात करेंगे, कुछ लोग आपातकाल के समर्थन में बात करेंगे। हालांकि जब आप एक छात्र के दृष्टिकोण से देखने बैठेंगे, समझने बैठेंगे, तो चीज़ों को बहुआयामी दृष्टि से देखना पड़ता है। तत्कालीन समय में पूरी दुनिया, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो सरकारें थी उनको अस्थिर करने का प्रयास किया जाता था और सरकार को क्या होता था कि गिराने का, जो विभिन्न प्रकार के खुफिया संगठन थे उस समय ताकतवर देशों के, जैसे रसिया के थे, CIA अमेरिका का था, ये सब जो थे, इन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने बहुत देशों के सरकारों को गिराया या अपने मनमाफिक सरकारों को बनवाया। भारत में भी यही चीज़ चला। पक्ष वाले कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि फला वाले CIA के एजेंट है, फला वाले KGB के एजेंट है। हालांकि हमारा मकसद इन सब चीज़ों को बताने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन परिस्थितियों को आपके दृष्टिकोण में लाने का मकसद है कि उस दौर में ऐसी बातें हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि कैसे तत्कालीन समय में हमारे ही पड़ोसी देशों में सरकारों के साथ उठापटक की गई और देश कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो जो हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाने वाले थे, आपातकाल लगाने वाले थे, उनका तर्क था कि हमने राष्ट्र को बचाने के लिए आपातकाल लगाया। हालांकि ये कैसी बचाव थी कि सारे के सारे राजनेता, सारे के सारे बुद्धिजीवियों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। इधर जो आपातकाल के विरोध में थे उनका कथन था कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपात का विरोध किया। अब एक कैसा बचाव था कि उसके बाद लोकतंत्र का मजाक और खिल्ली बन कर रह गए। तो जब भी चीज़ों को देखें तो बहुआयामी दृष्टि से देखना पड़ता है। तो देखिए अनुच्छेद 352 क्या कहा? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा तो इसे बाह्य आपात कहा जाता है और इसको मतलब बाह्य आपात कहा जाता है। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो इसे आंतरिक आपात बोला जाता है। आपात को भी मतलब अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात लगते हैं इसे दो भागों में बांट दिया गया। जब आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगे तो इसे बाहरी आपात कहा जा सकता है, और जब अंदरूनी हालात पर लगे तो इसे आंतरिक आपात कहा जाता है। आंतरिक आपात से इसको संबोधित किया जाता है। हालांकि ये संबोधित किया जाता है, बाद में इसी के आधार पे आपको समझना भी पड़ेगा चीज़ों को।
हालांकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के नामों से बोलते हैं। सिर्फ दो भेद याद रखिएगा कि जब राष्ट्रीय आपात लगते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, बाहरी कारकों के आधार पर। बाहरी कारक क्या हुआ? युद्ध और बाह्य आक्रमण, अर्थात किसी देश से हमारा युद्ध हो गया या किसी देश ने हम पर युद्ध थोप दिया, तो उस आधार पर जो आपात लगेगा वो बाहरी आपात हो गया। और जब सशस्त्र विद्रोह हमारे देश में कोई हो गया तो उस पर जब आपात लगेगी तो वो आंतरिक आपात हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो सशस्त्र विद्रोह अपने देश के अंदर में होती है उस परिस्थिति में और जो बाहर से आक्रमण होता है उसमें अंतर होता है। सशस्त्र विद्रोह जो होता है, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और शस्त्र उठाते हैं। लेकिन क्या आप ये वर्णन कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे ही देश के जो आतंकवादी संगठन हैं उनके विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह माना जा सकता है? मार्क्सवादी नहीं, माओवादी जो विद्रोह होता है या विभिन्न प्रकार के सेना संगठन जो बनाए जाते हैं, जो जातीय गुटियों होते हैं, क्या उनके विद्रोह को भी सशस्त्र विद्रोह माना जा सकता है? माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब वो राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र की अखंडता के लिए चुनौती पेश करते हैं, तो फिर वो सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा। माना जाएगा कि राज्य के हित को, राज्य के सुरक्षा को इनसे खतरा है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो जो विद्रोह होता है वो एक वर्गीय संघर्ष होता है। जब इस तरह के विद्रोह उत्पन्न होते हैं तो हमारे जो विश्लेषक होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, हमारे जो पुलिस के जो अपर ऊंचे जो पदाधिकारी होते हैं और साथ ही प्रशासन के जो उच्च अधिकारी होते हैं, इनको विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साधारण सी जनता है, दबी कुचली जनता है, उसने कोई ऐसा विद्रोह किया है जहाँ पे वो अपने से ऊपर के लोगों के साथ हक और न्याय की आवाज़ चाहते हैं। तो फिर सरकार क्या करती है कि वहाँ पे अपने अन्य संसाधनों के साथ पहुँचती है और विद्रोह को फिर दबाती है। लेकिन यदि कोई ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र के चिन्ह और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा होने लगती है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाती है, तो फिर वो विद्रोह न होकर के सशस्त्र विद्रोह होगी और उसको राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि रखते हुए फिर दबाया जाएगा। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में या परीक्षाओं में प्रश्न पूछे तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे कि विद्रोह करने वाले लोग कौन हैं, विद्रोह किया जा रहा है तो किनके विरुद्ध किया जा रहा है, और विरोध या विद्रोह किया जो हुआ है वो किस उद्देश्य से हुआ है। सारा खेला उद्देश्य का होता है। तो अब देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में यह भी कहता है कि आसन्न खतरे से पहले भी कर सकता है तथा पहले से जारी, यानी कि यदि कोई घोषणा पहले से जारी है उसके बाद भी राष्ट्रपति अन्य घोषणा कर सकते हैं। अर्थात किसी एक आधार पर राष्ट्रपति ने पहले उद्घोषणा कर दी आपात की या किसी एक भाग के लिए, तो क्या दोबारा जारी कर सकते हैं? दोबारा जारी कर सकते हैं। और यह प्रावधान 38वें संविधान संशोधन 1975 में रखा गया कि राष्ट्रपति जब पहले से उद्घोषणा जारी कर दी है आपात का, कालांतर में भी किसी भाग के लिए आपात की उद्घोषणा या कोई नई घोषणा कर सकते हैं ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाए और साथ ही जो राष्ट्र को खतरा उत्पन्न हुआ है उससे निपटा जाया जा सके। तो इस अनुच्छेद 352 में क्या चीज आपने देखा कि जब कोई बाह्य खतरा आ रही है, आसन्न है, तब भी ये चीज उद्घोषणा किया जा सकता है, और जब उद्घोषणा पहले से है तो फिर से नई उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अब देखिए 44वें संविधान, जब भी आप आपात को पढ़ेंगे तो 42वां 44वां बहुत देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा था। हालांकि जो प्रावधान जोड़े गए थे, लोगों का मानना था कि वो अलोकतांत्रिक थे और सत्ता को एक केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में परिणत कर रहे थे। कालांतर में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जो आपात उपवन था उसको एक लोकतांत्रिक चोला पहना दिया, ताकि यदि आपात लगे भी तो उसे कहा जा सके कि इसे एक लोकतांत्रिक तरीके से लगाया गया। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ बताते चलूँगा ताकि समझने में आसानी हो। हालांकि कभी कभी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको व्यापक रूप से समझना पड़ेगा। तो देखिए आपात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 किस भाग में है? 18 में, अनुच्छेद 352 से 60 तक। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात की बात है। कौन कौन तरह का? 2 तरह के, युद्ध और बाह्य आक्रमण तरफ पर होगा तो बाह्य आपात, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुआ तो आंतरिक आपात। और साथ ही ये आसन्न खतरे को देखते हुए पहले भी लगाया जा सकता है। हालांकि पहले जो वाला मामला था वो 42वें में लाया गया था।
साथ ही ये भी रखा गया है कि जो घोषणा की गई है पहले से, उसके बाद भी नहीं घोषणा की जा सकती है। और ये जो बात है 38वें संविधान संशोधन 1975 में जोड़ा गया था। हालांकि आपको इतना ही ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। अर्थात 44वें संविधान संशोधन से पहले स्थिति ये थी कि विद्रोह, राष्ट्रीय आपात जो है वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया जा सकता है। हालांकि आंतरिक गड़बड़ी का जो मामला था बड़ा कंफ्यूजन वाला था, मैंने पहले भी बोला, कोई भी कुछ भी उठ के लगा सकता था। बाद में सरकार ने बोला कि नहीं, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगी आपात नहीं लगेगी। और वर्तमान स्थिति यही है कि सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक नहीं है, सशस्त्र विद्रोह है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह के पश्चात ही घोषणा जारी कर सकते हैं। 44वें से पहले क्या था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। इमरजेंसी जो हमारे यहाँ लगी थी, मंत्रिमंडल को उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय राष्ट्रपति को बोला और आपात लग गई। सोचिए कितनी बड़ी बात थी, पूरा देश आपात की स्थिति में है और मंत्रिमंडल को पता भी नहीं, मामला गड़बड़ है। तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेंगे जब उन्हें लिखित रूप से मंत्रिमंडल यह सूचित करे। उसके पहले सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर था, अब क्या है, मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर। और ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन। इसके अलावा 38वें संविधान संशोधन 1975 में इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उनका मत था कि राष्ट्रपति के विवेक पर कोई न्यायिक प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये गलत चीज़ था। जब आप कोई कार्यपालिका का कार्य करेंगे, जब कोई आप विधायी कार्य करेंगे तो कार्य होगा तो नियम कानून के तहत होगा। नियम सही है कि गलत है, निर्णय कौन करेगा? तो माननीय कोर्ट करेगी। यदि ये कह दिया जाए कि नहीं, कोर्ट नहीं करेगी, सिर्फ एक व्यक्ति करेंगे या एक व्यक्ति का समूह करेगा, तो कहीं ना कहीं न्याय की हत्या हो जाती, कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित हो रहा था। बाद में 44वें संविधान संशोधन में इस 38वें संविधान संशोधन के प्रावधान को हटा दिया गया। बोला गया कि नहीं, न्याय समीक्षा कर सकती है। कालांतर में 19 वर्ष में मिनर्वा मिल्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि दुर्भावना के आधार पर या किसी विवेक रहित फैसले के तहत आपात लगाई गई है तो उसकी न्याय समीक्षा हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स की परीक्षाओं में प्रश्न आपसे ये सब नहीं पूछे, सीधा पूछा जाएगा कि जब न्यायालय ने राष्ट्रीय आपात को या किसी भी प्रकार के आपात को गलत ठहरा दिया, असंवैधानिक ठहरा दिया गया या ठहराया कि आपात जो था अवैध था, तो क्या उस दौरान किए गए कृत्य वैध होंगे? क्या उस दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार होगा, कोई अधिकारी जिम्मेवार होगा? और जिन पर यह चीज़ गुजरी क्या उनको कोई क्षतिपूर्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोई अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधिकारी जो होते हैं, कोई भी कार्यपालिका के कोई भी अधिकारी, वो ऊपर के आदेश को फॉलो करते हैं। अब उनका क्या दोष है? किसी साहब को आदेश मिला कि आप ये काम कीजिए, वो आप काम करेंगे। हाँ, जिन्होंने लागू किया, जिन्होंने इसके बारे में फैसला किया, उन पर यह बताया जा सकता है, उनको ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ गलत था, ये तरीका गलत था, और इस आधार पर उन पर न्याय निर्णय के लिए क्या कह सकते हैं, वैधता अवैधता के आधार पर उनको दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन उस दौरान किए गए कृत्य और उस दौरान जिनके द्वारा कृत्य किए गए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परीक्षाओं में ये ज़्यादा पूछता है। तो देखिए 38वें संविधान संशोधन 1975 में इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया। और मिनर्वा मिल्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि राष्ट्रीय आपात लगता है, चाहे वो किसी आधार पर हो, तो उसे गुनावगुन के आधार पर या भावना दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत किए जा सकते हैं और न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अर्थात जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि क्या आपात का जो लगता है क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हो सकती है। किस में मामला आया? 44वें संविधान संशोधन में इसको रखा गया। और साथ ही मिनर्वा मिल्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी साफ सुस्पष्ट अक्षरों में उद्घोषणा की। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया, अनुमोदन एवं मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों को। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया, अवधि एवं वापस लेने को। देखिए अब ये साधारण सी बातें होती हैं कि जब आपात लग गई,
तो कुछ न कुछ प्रक्रिया होगी, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक जो गतिविधियां होती हैं वो प्रक्रिया के तहत चलेंगी। जब प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो प्रक्रिया सही थी कि नहीं थी, ये न्याय करना कोर्ट का काम है। फिर जब राष्ट्र आपात लागू हो जाएगा तो उसकी अवधि क्या होगी, और साथ ही फिर इसको वापस कैसे लिया जाएगा। ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ वर्तमान में राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूँ और उसके प्रभाव जो मूल अधिकार पर पड़ते हैं उस पर संबंधित बातों को रख रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्या है कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर घोषणा होगी तथा संसद में विशेष बहुमत से अलग अलग सदनों में पारित होना होगा। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बाबा बोलेगा कि भाई बार बार 44 में क्यों बोलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ इन सब जो प्रावधान है आपात से संबंधित सारे मामले जो है वर्तमान में जो चल रहे हैं वो 44वें के बाद ही चल रहे हैं। सारा बदलाव 44वें संविधान संशोधन में किया गया। इसके पीछे कारण ये था कि 44वें संविधान संशोधन के समय में लोकसभा में जितने भी लोग आए थे, सत्ता में जितने भी लोग आए थे, उन्होंने आपातकाल को बहुत नज़दीक से देखा था और आपातकाल की जो विकट परिस्थितियां थी उसको उन्होंने झेला था। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो समस्त प्रक्रिया अपनाई गई वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक थी। तो उन्होंने क्या किया कि इससे बचने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान को जोड़ दिए, ताकि आप, अब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ताकि ये ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया कैसे जोड़ी गई, कब जोड़ी गई। तो देखिए, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर घोषणा होगी तथा संसद में विशेष बहुमत से अलग अलग पारित करना होगा। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में रखा गया। इसके पहले क्या था कि प्रधानमंत्री के मौखिक सलाह, लिखित नहीं, मौखिक सलाह पर घोषणा कर सकते हैं और बिल्कुल साधारण बहुमत से उसको पारित कर दिया जाता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा बाद 44वें संविधान संशोधन में एक ये भी रखा गया कि उद्घोषणा 1 माह के अंदर पारित होना चाहिए तथा एक बार पारित होने पर 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा। अर्थात जो उद्घोषणा होगी वो 1 माह के अंदर सदन से पारित हो जाना चाहिए। यदि लोकसभा नहीं चल रही है तो राज्यसभा उसे पारित कर दे और लोकसभा अपने प्रथम बैठक से 30 दिनों के अंदर पारित कर दे। ये पहला शर्त। दूसरा हुआ कि लोकसभा विघटित है, नहीं चल रही है, तो राज्यसभा पारित कर दे और लोकसभा जब बैठेगी तो फिर वो उसको 30 दिन के अंदर पारित कर दे। तीसरी स्थिति आती है कि एक बार 6 महीना के लिए लागू हो गया, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा ने विशेष बहुमत से उसे पारित कर दिया। कालांतर में क्या हुआ कि लोकसभा विघटित हो गई, फिर चुनाव होगा। तो जब चुनाव होगी तो, और 6 महीना तो लग ही जाएगा, तो जब चुनाव होगी तो फिर प्रथम बैठक से 30 दिनों के अंदर उसे लोकसभा द्वारा पारित करना होगा, लेकिन इसी बीच उसे राज्यसभा से पारित होते हुए रहना चाहिए। इस प्रकार से 3 स्थितियां होती और तीनों स्थिति में ये चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इसके बाद इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यदि ये तो मैंने बोल दिया कि लोकसभा न चल रही हो तो प्रथम बैठक से 1 महीने के अंदर इसे पास होना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन से पहले इसमें क्या था, 2 महीने था और एक बार पार हो जाने के बाद राष्ट्रपति के मन के ऊपर था, जब मन होगा तब हटाते थे। लेकिन नहीं, 44वें संविधान संशोधन में बोला गया कि नहीं, 30 दिन के अंदर, 2 महीना नहीं, 30 दिन के अंदर पारित होना चाहिए और एक बार जब पारित होगा तो 6 महीने तक प्रवृत्त रहेगी। राष्ट्रपति के मन के अनुसार नहीं, संसद के मन के अनुसार। जब तक संसद चाहेगी आपात रहेगी, जब संसद नहीं चाहेगी नहीं। ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखिए, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से साधारण संक्षेप में बता रहा हूँ। विशेष जिन्हें देखना है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, वापस लेना, याद रखिए लगेगा कैसे, जो लगने का प्रक्रिया क्या है, अवधि क्या है। अब उसके बाद वापस लेना, वापस कैसे लिया जाएगा। वापस होगा कि यदि राष्ट्रपति घोषणा वापस ले, अर्थात राष्ट्रपति को लगे कि भाई वापस ले लेना है तो वापस ले लेंगे, उन्हें मंत्रिमंडल बोलेगा वापस लीजिए, वापस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा लोकसभा साधारण बहुमत से उसे निरस्त करते हैं। लोकसभा बोले कि नहीं भाई इसको वापस लिया जाए तो लिया जाएगा। तीसरा स्थिति ये होता है कि मान के चलिए कि एक बार आपात लग गया, 6 महीना से पहले लोकसभा को लग रहा है कि नहीं, वापस लेने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हालांकि ये जो मामला है ये भी 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कौन, जो मैं वर्तमान में बता रहा हूँ। क्या स्थिति ये था कि पहले एक बार हो गया तो 6 महीना तक रहेगी, लेकिन बोला गया कि नहीं 6 महीना नहीं, यदि लोकसभा को बीच में ही लगता है कि इसे वापस लेना चाहिए
तो लोकसभा में 1/10 सदस्य, जो टोटल सदस्य हैं उसमें से 1/10 सदस्य लिखित रूप से आग्रह करेंगे अध्यक्ष या राष्ट्रपति को, जब सदन चल रही हो तो अध्यक्ष को, जब सदन नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति को लिखित रूप से कहेंगे कि भाई इस मुद्दे पर एक विशेष बैठक बुलाई जाए। विशेष बैठक बोलेगी और वहाँ पे यदि लोकसभा उसे निरस्त कर देती है, बोलती है कि नहीं इसको वापस ले लेना चाहिए, तो फिर वो वापस हो जाएगी। अर्थात जब लोकसभा विशेष बैठक की मांग करे, कब, कितने सदस्य, 1/10 सदस्य, किनको, अध्यक्ष को जब सदन चल रही हो, सदन नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति को, तो इस पर बैठक होगी, अस्वीकार करने की मांग उठेगी, बैठक होगी, अस्वीकार कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ आपात पर पूर्ण रूपेण संसदीय नियंत्रण को रखा गया ताकि बहुत ज़्यादा हेर फेर करने की संभावना न बचे। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की चीज़ें वही पार्टी करती है जिसका सदन में बहुमत होता है, लेकिन फिर भी एक संसदीय रक्षोपाय रखा गया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि घोषणाएं जो स्वीकृत होती हैं, घोषणाएं जो अस्वीकृत होती हैं, अर्थात राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए और आपात को वापस लेने के लिए, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो उस स्थिति में संसदीय नियंत्रण के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, अर्थात दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए जब उद्घोषणा लगाना है, जब आपात लगानी है। परंतु जब आपात वापस लेना है तो उसे साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा से पास कराना जरूरी होता है या निरस्त कर देना होता है, फिर हो जाता है। यानी कि एक के लिए राज्यसभा की भी उतनी ही जरूरत है जितनी लोकसभा की, अर्थात उद्घोषणा को प्रवृत्त रहने के लिए, उद्घोषणा जारी रहने के लिए, उद्घोषणा लगने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा को बराबर अधिकार प्राप्त है और दोनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। परंतु उद्घोषणा वापस लेने के लिए यदि लोकसभा भी चाहे तो उसको वापस ले सकती है, राज्यसभा की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछता है। अब ये जो मैंने सार संक्षेप में बताया सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे होती है। अब देखते हैं कि इसका मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो इस पूरे वीडियो का मूल उद्देश्य। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपात के प्रभाव मूल अधिकार पर। देखिए, ये जो मूल अधिकार पर प्रभाव है दो जगह है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है सो समझ लीजिए। जब आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी है तो अनुच्छेद 19 खुद ब खुद निलंबित हो जाता है। क्या है, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 319 के कुल 6 मूल अधिकार निलंबित होते हैं। यानी कि जब आपात लगेगा तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित 6 मूल अधिकार हैं खुद ब खुद निलंबित हो जाएंगे और जब आपात हटेगा तो खुद ब खुद वो प्रभाव में आ जाएंगे। अर्थात उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है और साथ ही कोई विशेष अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपात लगा उन अनुच्छेद 358 के तहत, याद रखिए अनुच्छेद 358 आपात 352 के तहत लगता है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 358 में प्राप्त है, या क्या कहते हैं कार्यपालिका को या 358 के तहत प्राप्त होता है कि जैसे ही, या अनुच्छेद 358 में वर्णित है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और राज्य अनुच्छेद 19 के प्रभाव को रोकने के लिए कोई भी कानून बना सकता है और आप उस कानून के उपचार के लिए माननीय कोर्ट के पास नहीं जा सकते, लेकिन ये तभी तक जब आपात लगी हो। लेकिन जैसे ही आपात खत्म होगी अनुच्छेद 19 प्रभाव में आ जाएंगे और तब उसका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। परीक्षाओं में यहीं से टेक्निकल प्रश्न पूछेगा कि क्या जब राष्ट्रीय आपात प्रवृत्त हैं तो उसके तहत हम मूल अधिकार, बोलने के अधिकार, लिखने के अधिकार, घूमने के अधिकार, आने सम्मेलन करने के अधिकार के उपचार के लिए कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। और राज्य इन अधिकारों को रोकने के लिए, इन अधिकारों को पर आपके भाव विचार या किसी भी स्थिति कार्य को हटाने के लिए कोई भी कानून बना सकती है और वो कानून खत्म नहीं होंगे, माननीय कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन जब आपात खत्म हो जाएंगे तो
तो ये जो प्रभाव है, यानी कि जो ये अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी आपको मूलाधिकार हैं खुद पहले की तरह हो जाएंगे और उन पर बने हुए कानून भी खत्म हो जाएंगे, फिर उनका कानून प्रवृत्ति में नहीं रहेगा। अर्थात मान के चलिए कि सरकार ये बोलती है कि नहीं, हम अमुक चीज़ पर राष्ट्रीय आपात लगा है, हम अमुक चीज़ पर आपको लिखने पढ़ने से मना करते हैं, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। या अमुक चीज़ पर पढ़ने लिखने पर या अमुक चीज़ पर किसी प्रकार के भाषण देने पर सरकार ने कोई कानून बना दिया है कि इस फला चीज़ पर आप भाषण देंगे तो आपको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, तो कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं कि देखिए हमारे बोलने के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। चूंकि आपात लगा है तो आपके बोलने के अधिकार को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपात हटेगा तो फिर वो कानून जो पहले बना था, आपके बोलने को रोकने को जो कानून बना था, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे और आपके बोलने के जो अधिकार हैं वो पहले की तरह आ जाएंगे। कब? जब आपात हट जाएगा तब। लेकिन इसमें एक शर्त 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें जोड़ा गया कि नहीं, जब आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगे हैं तभी अनुच्छेद 19 निलंबित होंगे। यदि राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह यानी कि देश के अंदर के विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। परीक्षाओं में जब पूछे कि भाई नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल कहीं पे सशस्त्र विद्रोह हुआ है और राष्ट्रपति ने क्या कहते हैं आपात की घोषणा की, क्या अनुच्छेद 19 निलंबित होंगे या अनुच्छेद 19 में वर्णित कोई एक आपके अधिकार निलंबित होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदरूनी आधार पर यानी कि सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर हुए सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा की गई है और ऐसी घोषणा के लिए आपका अनुच्छेद 358 के तहत जो 6 मूल अधिकार हैं 19 में दिए गए हैं वो निलंबित नहीं होंगे। यानी कि अनुच्छेद 19 के जो तहत मूल अधिकार हैं सिर्फ और सिर्फ बाह्य आक्रमण और युद्ध यानी कि बाह्य आपात, मैंने शुरू में ही जो बताया था, बाह्य आपात के आधार पर ही प्रभावी होंगे, प्रभावित होंगे, हटेंगे और जैसे ही आपात हटेगा फिर वो प्रभावी हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 358 कहता है। इसके बाद है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 जो है 358 से अलग है। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 359 कहता है कि इसके तहत मूल अधिकार यानी कि जो अन्य मूल अधिकार हैं उसमें भी 20-21 को छोड़कर उपचार निलंबित होते हैं। यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, उनके प्रभाव निलंबित नहीं होते हैं, सिर्फ उनके उपचार निलंबित होते हैं और वो भी उन्हीं मूल अधिकारों के उपचार निलंबित होंगे जिसका लिखित आदेश राष्ट्रपति जारी करेंगे। मान के चलिए कि उन्होंने 3 मूल अधिकारों के बारे में बोला है कि भाई इन 3 मूल अधिकारों को आप विड्रॉवल कीजिए, हटाइए, तो फिर उसको हटाया जा सकता है। आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और साथ ही जब ये मूल अधिकार प्रभावित होंगे राष्ट्रपति के लिखित आदेश से तो उसे सदन में फिर अलग अलग पारित कराना पड़ता है। ध्यान रखिए, सदन में क्या करना पड़ता है? पारित कराना पड़ता है। देखिए, अनुच्छेद 359 के तहत उन्हीं मूल अधिकारों का उपचार प्रभावित होता है जिसका लिखित आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। यानी यहाँ देखिए, यहाँ राष्ट्रपति कोई लिखित आदेश जारी नहीं कर रहे थे, सीधा अनुच्छेद 300 जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपका अनुच्छेद 19 प्रभावित हो गया अनुच्छेद 358 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि 20 और 21 को छोड़ करके, हालांकि 20-21 वाला जो मामला था वो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय हजारों जो देश के नेता थे, पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे, उन्हें जेल के अंदर रख दिया गया बिना कोई कारण। तो ये प्रावधान रखा गया कि नहीं, 20 और 21 जो है वो हमेशा रहेंगे। अर्थात 20 और 21 के तहत जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, अपराधों के विरुद्ध जो दोष सिद्धि होता है और जीवन स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपसे किसी भी आपात में, किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि क्या किसी भी प्रकार के आपात में अनुच्छेद 20 और 21 प्रभावित हो सकते हैं? नहीं होंगे, कभी नहीं। अनुच्छेद 19 तभी प्रभावित होगा जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात लगा हो। लेकिन अनुच्छेद 359 के में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति के लिखित जिन जिन मूल अधिकारों का वर्णन करेंगे, फिर भी इसमें भी है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके जिन जिन अधिकारों का वर्णन करेंगे उन्हीं का उपचार निलंबित होगा। याद रखिए, ये मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। 19 जैसे खुद ब खुद निलंबित होता है, यह खुद ब खुद निलंबित नहीं होगी, जिसका वर्णन करेंगे, अर्थात जो ऑर्डर निकलता है, लेटर निकलेगी, उस पर वर्णन किए कि भाई इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो फिर वो हट जाएगा।
एक चीज ध्यान रखेंगे कि 359 के तहत जो मूल अधिकार हटाए जाते हैं वह पूरे देश में या इसके किसी भी भाग में वो हटाया जा सकता है। साथ ही इसकी मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में रखना होता है। अर्थात जब 359 में वर्णित मूल अधिकार हटाए जाते हैं तो उसमें लिखित देते हैं, राष्ट्रपति लिखित देते हैं कि आमुक आमुक मूल अधिकारों को राज्य के इस राज्य मतलब भारत देश के किसी खास क्षेत्र में या संपूर्ण देश से हटाइए, और जब ये हटेगा प्रभावी होगा तो उसके लिए सदन में रखा जाएगा और अलग अलग रखा जाएगा और वहाँ से पारित कराना होगा, और उसके बाद फिर आप इन अधिकारों के विरुद्ध उपचार के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यदि इनमें वर्णित कोई अन्य मूल अधिकार आपके प्रभावित होते हैं तो फिर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, अनुच्छेद 358 और 359 बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेज है दोनों में, ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछ दे कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 358 यह साफ साफ कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेंगे तो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे और राज्य उन मूल अधिकारों पर कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि आंतरिक गड़बड़ी के पहले आंतरिक गड़बड़ी, अब सशस्त्र विद्रोह, मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल कर दे रहा हूं। आंतरिक गड़बड़ी या अब के जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपात लगता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। लेकिन 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिखित आदेश से उन्हीं मूल अधिकारों के उपचार निलंबित होंगे जिनका वर्णन उसमें लिखा रहेगा। याद रखिए 358 में वर्णित नहीं है, सीधा हट जाएगा। लेकिन 358-59 में क्या है कि वो वर्णित रहेगा। साथ ही 359 में के जो मूल अधिकार हैं वो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक सशस्त्र विद्रोह तीनों के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। जबकि 358 का जो मामला था वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य और युद्ध आक्रमण के समय में हटाया जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि हो सकता है कि राज्य के किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो गया और राज्य ने वहाँ इमरजेंसी लागू कर दी, राष्ट्रीय आपात लागू कर दी, तो भाई उस पर वाद विवाद तो देश में होनी चाहिए, उस पर बात विचार तो होनी चाहिए। कुछ चीज़ें उनके पक्ष में जाएगी, कुछ चीज़ें उनके विपक्ष में जाएगी। तो इससे क्या होगा कि राष्ट्र में, देश में एक आम जनमत तैयार होगी और जनता को एक साफ साफ चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन जब युद्ध और बाह्य आक्रमण होगी तो उस समय यदि हम ऐसी कोई बात करेंगे जिससे जनता का, सेना का या कार्यपालिका का या साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों के किसी मनोबल को प्रभावित करता हो तो फिर ये राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर देगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए कहा गया कि नहीं, जब आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा तो आपको 19 के तहत दिए गए सभी 6 मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे और उस पर कोई भी प्रभावी कानून बनाया जा सकता। लेकिन जैसे ही आपात हटेगा वो फिर से प्रभावी हो जाएंगे और उस पर बनाए गए कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। 359 कहता है कि नहीं, हम किसी भी आधार पर, मतलब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तीनों में से किसी के भी आधार पर हम किसी भी देश के किसी विभाग या संपूर्ण देश के लिए जो मूल अधिकार हैं 20-21 को छोड़ करके, 19 नहीं 20-21 को छोड़ करके लिखित, यानी कि लिखित आधार पर राष्ट्रपति कहेंगे कि इसको विड्रॉवल कर लीजिए या इसी पर कोई आप पर कानून बना सकते हैं, तो फिर राज्य बनाएगा और आप उसके लिए माननीय कोर्ट में नहीं जा सकते। तो 358 और 59 में यही अंतर है। 58 में लिखने की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति को, लेकिन 59 में राष्ट्रपति को वर्णित करना पड़ेगा और साथ ही जब वो वर्णित होगा तो फिर उसे सदन में रखना होगा और उसे पारित कराना हो। तो ये था मोटा मोटी अंतर अनुच्छेद 359 और 358 में, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं दो जो मूल अधिकार हैं इन्हीं दो अनुच्छेदों में वर्णित है। लेकिन इन दोनों में एक साम्य है। साम्य क्या है? सबसे बड़ा जो साम्य यही है, मतलब दोनों में समानता यही है कि इन अनुच्छेदों के तहत जो भी मूल अधिकार आपके प्रभावित होंगे उसके लिए, उसके क्षतिपूर्ति के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप उसके क्षतिपूर्ति के लिए राज्य से कोई मांग नहीं कर सकते हैं और साथ ही राज्य उसके लिए जिम्मेवार भी नहीं होगा। तो ये था मूल अधिकारों पर प्रभाव। देखिए, थोड़ा मूल अधिकारों के प्रभाव को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझेंगे परीक्षाओं में यदि पूछ दिया गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, हमारे देश में अभी तक 3 आपात लगे हैं। पहला
अक्टूबर 1962 से जनवरी 368 तक यह चीनी आक्रमण के समय में लगा था नेफा अरुणाचल प्रदेश में। ये बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात लगा था। इसी बीच दूसरा आपात दिसंबर 1971 से 1977 तक रहा पाक युद्ध के समय। हालांकि 71 में जब हुआ था, 75 में फिर से इमरजेंसी ला दी गई और वो जो इमरजेंसी था वो आंतरिक गड़बड़ी, यानी कि आधुनिक जो सशस्त्र विद्रोह है उसके पहले जो पूर्व नाम था आंतरिक गड़बड़ी, उसी के आधार पर लगा था और यही हमारे देश में सबसे विवाद की विषय वस्तु बन गई थी। और इसी को रोकने के लिए कालांतर में 44वां संविधान संशोधन लाया गया और उस पर जो राष्ट्रीय आपात थी उस पर लोकतांत्रिक गतिविधियों को, लोकतांत्रिक प्रभाव को बहुत ही व्यापक तरीके से बढ़ाया गया। और ये 3 आपात हैं। तो जब भी आपसे परीक्षाओं में पूछ दे कि निम्न में से कौन सा आपात आंतरिक स्थितियों के आधार पर लगा, तो तीसरा 1975 से 77 तक। हालांकि जानते हैं पहला और दूसरा दोनों आपात 1977 में ही वापस लिया गया था। हमने पहले बताया था कि माननीय इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने बीच में जोड़ दिया कि राष्ट्रपति पहले से जो घोषणा है उसके बाद भी घोषणा कर सकते हैं और उसी आधार पे 1975 में फिर घोषणा कर दी गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो मूल अधिकार और राष्ट्रीय आपात और उसके प्रभाव मूल अधिकारों पर। आशा है कि ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जब भी इन सभी स्थितियों से गुजरें, पढ़ें तो मानक पुस्तकों को पढ़ें और हमने सारा जो डाटा है हमने कुछ किताबों जैसे NCERT, लक्ष्मीकांत साहब, सुभाष कश्यप और साथ ही DD बसु की किताबों से ये सब चीज़ों को उठाया है। जब भी आपको मौका मिले आप NCERT के बुक्स को और मानक किताबों को ज़रूर पढ़ें और ये सब वीडियो वगैरह जो है खाली समय में ज़रूर देखें ताकि आपके जो ज्ञान है पुनरावृत्ति होते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।